फ्रेंड्स, आज मैं फिर अभियान के इस यूट्यूब चैनल पर एक नए टॉपिक के साथ आया हूं। और ये टॉपिक है जनांकीय लाभांश, यानी डेमोग्राफिक डिविडेंड। इसकी बहुत चर्चा होती है। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जब भी विदेश में जाते हैं तो यही कहते हैं कि भारत युवाओं का देश है, यानी भारत को डेमोग्राफिक डिविडेंड मिल रहा है। अब इसी स्ट्रक्चर को हम समझेंगे कि आखिरकार जनसंख्या के आकार में जब सकारात्मक परिवर्तन आता है तो उसका प्रभाव अर्थव्यवस्था पर क्या होता है। इसी का मैं वर्णन करूंगा और मैं विस्तार से बताऊंगा कि आखिरकार जनसंख्या के आकार में सकारात्मक और नकारात्मक जो परिवर्तन आता है उसका देश की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले डेमोग्राफिक डिविडेंड। डेमोग्राफिक जो ये शब्द है, जनसंख्या के अध्ययन के लिए डेमोग्राफिक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। जनसंख्या और विकास, यानी पॉपुलेशन और डेवलपमेंट, इसके बीच क्या संबंध है। तो जनसंख्या के 3 आयु वर्ग होते हैं, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। ये बच्चे हैं, ये यूथ हैं और ये बुजुर्ग यानी वृद्ध हैं। अब जनसंख्या को 3 आयु वर्ग में विभाजित किया गया है, जिसमें 0 से 15 वर्ष तक की आयु वाले, उसके बाद 15 से 60 वर्ष की आयु वाले, और उसके बाद 60 वर्ष से अधिक उम्र की आयु वाले। अब इनके बीच क्या संबंध है। जो 15 वर्ष से कम जिनकी आयु है वो अपनी जरूरतों के लिए 15 से 60 वर्ष की आयु वाले पर निर्भर है, क्योंकि यही ग्रुप प्रोडक्टिव भी है और रिप्रोडक्टिव भी है। यानी वस्तुओं के उत्पादन की भी जिम्मेदारी इसी ग्रुप की है और बच्चा पैदा करने की जिम्मेदारी भी इसी ग्रुप की है। और बिलो 15 इयर्स का जो ग्रुप है वो अपनी रिक्वायरमेंट के लिए इस पर डिपेंड है, यानी डिपेंड फॉर रिक्वायरमेंट ऑन वर्किंग ग्रुप। इसके बाद जो तीसरी आबादी का ग्रुप है वह है 60 वर्ष से अधिक आबादी वाली, यानी जो रिटायर्ड हो चुके हैं, यानी जिन्हें काम से छुट्टी मिल चुकी है। ये भी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति इसी वर्ग से करते हैं। आमतौर पर विकासशील देशों में वृद्धा पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना, कई तरह की सरकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं ताकि इस वर्ग को राहत दी जा सके। लेकिन जो राहत दी जाती है वो भी सरकार इसी वर्ग से लेती है। अंततः इस वर्ग के रिक्वायरमेंट का दबाव इसी वर्ग पर आता है। और तो स्वाभाविक है कि अगर ये वर्ग बड़ा होगा तो ये वर्ग छोटा होगा, और ये वर्ग बड़ा होगा तो ये वर्ग छोटा होगा। और देश की वृद्धि दर तब संभव है जब ये वर्ग बड़ा होगा, और इस पर दबाव इस वर्ग का भी कम होगा और इस वर्ग का भी कम होगा। अगर बचत होगी, निवेश होगा। अब हम इसका विकास से कैसे संबंध है। विकास के लिए बचत की आवश्यकता है, बचत से ही पूंजी का निर्माण होता है, यानी कैपिटल का फॉर्मेशन होता है। और कैपिटल जब होगा तो इन्वेस्टमेंट होगा, यानी निवेश होगा। बचत, पूंजी निर्माण और निवेश, ये तीनों मिलकर रोजगार का सृजन करेंगे, यानी क्रिएशन ऑफ जॉब। इसके बाद जब रोजगार में वृद्धि होगी, स्वाभाविक है कि आय में भी वृद्धि होगी। और जब आय में वृद्धि होगी यानी परचेजिंग पावर में वृद्धि होगी, खरीदने की क्षमता में वृद्धि होगी, तो डिमांड में भी वृद्धि होगी। जब बाजार में डिमांड में वृद्धि होगी, अर्थव्यवस्था की परचेजिंग पावर बढ़ेगी। जब मांग बढ़ेगी तो इसकी आपूर्ति के लिए उत्पादन में वृद्धि करनी होगी, क्योंकि उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमें प्रोडक्शन बढ़ाने होंगे। और प्रोडक्शन जब बढ़ाएंगे तो इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट होगा, सर्विस सेक्टर्स का डेवलपमेंट होगा, एग्रीकल्चर सेक्टर का डेवलपमेंट होगा। तो वैसी स्थिति में रोजगार में वृद्धि होगी। अब ये जो स्ट्रक्चर है, ये कितने फेजेस होते हैं, इसके कितने चरण होते हैं।
जब हम चरण में आएंगे तो आयु, जनसंख्या की आयु संरचना में परिवर्तन के चरण, सबसे पहले हम फर्स्ट फेज देखेंगे जिसमें जन्म दर और मृत्यु दर यानी बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों हाई होता है, लेकिन बाद में मृत्यु दर में कमी के कारण जनसंख्या में वृद्धि होने लगती है। यानी जन्म दर तो वैसे ही होती है, लेकिन मृत्यु दर में जब कमी आती है तो जनसंख्या में वृद्धि होती है। और यह कौन सा वर्ग है? 0 से 15 वर्ष का वर्ग है। निश्चित तौर पर यह वर्ग अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए वर्किंग ग्रुप पर डिपेंड होता है, लेकिन यह एक फ्यूचर इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि यही ग्रुप यानी 15 वर्ष की उम्र के बाद वर्किंग ग्रुप में आएंगे। तो वर्किंग ग्रुप जितना कैपेबल होगा, यानी ह्यूमन रिसोर्स उतनी तेजी से बढ़ेगा। जब 1921 में देश की जनसंख्या घटी थी, उसको ग्रेट डिवाइडिंग ईयर कहा जाता है। 1921 के बाद भारत की जनसंख्या वृद्धि तेजी से हुई। 1971 से 81 तक के दशक में सबसे तेजी से भारत की जनसंख्या बढ़ी थी। 81 के बाद वृद्धि दर में धीरे धीरे कमी आने लगी और वो कमी आज भी जारी है। 71 से 81 के दौर में जो वृद्धि हुई थी उसी का फल आज हमें मिल रहा है, और भारत डेमोग्राफिक डिविडेंड के उस दौर में है जहां उसे सबसे अधिक लाभ मिल रहा है। और इसलिए भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बन चुकी है। हम तीसरी अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारी अर्थव्यवस्था का आकार तेजी से बढ़ा है और दुनिया में सबसे तेजी से वृद्धि दर वाली अर्थव्यवस्था हमारी बन चुकी है। यह कैसे हुआ? यह संभव कैसे हुआ? क्योंकि यूथ पावर, ये युवाओं की शक्ति है जिससे देश इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो फर्स्ट पेज में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ज्यादा होती है, लेकिन जब मृत्यु दर में कमी आती है तो जनसंख्या में तेजी से वृद्धि होती है। दूसरे चरण में जब हम आते हैं तो जन्म दर में भी कमी आने लगती है, यानी बर्थ रेट में भी कमी आने लगती है। जैसे भारत में भी फैमिली प्लानिंग को अडॉप्ट किया गया, हम दो हमारे दो के कॉन्सेप्ट पर हम चल रहे हैं। तो निश्चित तौर पर जन्म दर में जब कमी आई तो जिससे जनसंख्या में 15 वर्ष से कम आयु वर्ग का हिस्सा भी कम होने लगा। अब जब तीसरे चरण में हम आते हैं तो निश्चित तौर पर मेडिकल फैसिलिटीज बढ़ी है, स्वास्थ्य की उचित सेवा में वृद्धि हुई है, गांव गांव तक अस्पताल का विस्तार हुआ है। तो कई ऐसी लाइलाज बीमारियां थी जिनका आज इलाज संभव है। तो स्वाभाविक है कि ऐसी स्थिति में लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है, जीवन प्रत्याशा बढ़ रही है। तो अब 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग का प्रतिशत जो है वो बढ़ जाता है। यहां बर्थ रेट कम हो गया, इस ग्रुप का आकार बढ़ने लगा। 15 वर्ष से 60 वर्ष की उम्र पूरी करने के बाद तेजी से इस वर्ग ग्रुप का आकार बढ़ने लगता है। इसकी संख्या जब बढ़ने लगती है तो इसका दबाव इस वर्किंग ग्रुप पर पड़ने लगता है, जो कि ये अनप्रोडक्टिव है। अब ये कैसे होता है? जब हम फर्स्ट फेज की बात करें, फर्स्ट फेज को जो एलिब्रेट करते हैं हम, तो जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ऊंचे स्तर पर होती है, लेकिन बाद में मृत्यु दर में कमी के कारण जनसंख्या में तेजी से वृद्धि होती है, जनसंख्या तेजी से बढ़ती है। जनसंख्या में 15 वर्ष से कम आयु का प्रतिशत अधिक हो जाता है। अब इस आयु वर्ग के पालन पोषण, शिक्षा आदि का भार किसके ऊपर होता है? सेकेंड ग्रुप पर, यानी जो वर्किंग ग्रुप है, जो प्रोडक्टिव ग्रुप है, उस पर आ जाता है। और इसका परिणाम क्या होता है कि उनकी बचत कम हो जाती है। किसकी? सेकेंड ग्रुप की। जो 15 से 60 वर्ष की आयु वाला ग्रुप है उसकी सेविंग कैपेसिटी कम हो जाती है, जिससे राष्ट्रीय बचत में कमी आती है, निवेश में कमी आती है और वस्तुओं की विकास दर यानी देश की विकास दर प्रभावित होती है, क्योंकि निवेश में कमी आई है। तो ये एक फर्स्ट फेज होता है।
जब हम सेकेंड फेज में प्रवेश करते हैं तो जन्म दर में भी कमी आने लगती है, नहीं बर्थ रेट में भी कमी आ रही है, बर्थ रेट भी कम हो रहा है, जिससे जनसंख्या में 15 वर्ष से कम आयु वर्ग का हिस्सा भी कम हो जाता है, यानी छोटा हो जाता है। पहले की जो ऊंची जन्म दर थी, जैसा कि मैंने कहा कि 71 से 81 के बीच भारत की जनसंख्या 24% की दर से बढ़ी थी, और वही दौर था जब भारत में जनसंख्या को नियंत्रित करने के सबसे अधिक प्रयास किए गए थे। इसके बावजूद देश की जनसंख्या तेजी से बढ़ी थी, 24% की दर से भारत की जनसंख्या बढ़ी थी। तो उस दौर में, उस कालखंड में जिन बच्चों ने जन्म लिया, आज वो सब वर्किंग ग्रुप के हिस्सा है, यानी प्रोडक्टिव ग्रुप के हिस्सा है। तो स्वाभाविक है कि उसका आकार बहुत बड़ा हो चुका है, जिसका लाभ हमें आज मिल रहा है। अब दूसरे वर्ग में आ जाते हैं, तो जो जनसंख्या में आयु वर्ग का हिस्सा बढ़ा देता है, इससे बच्चे यानी जो फर्स्ट ग्रुप है पर खर्च कम हो जाता है। इससे उनकी बचत क्षमता भी बढ़ जाती है। किसकी? सेकेंड ग्रुप की, यानी वर्किंग ग्रुप की, प्रोडक्टिव ग्रुप की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है। इससे नेशनल कैपिटल का फॉर्मेशन होता है और सफिशिएंट इन्वेस्टमेंट होता है, यानी पर्याप्त मात्रा में निवेश होता है, जिससे विकास में तेजी से वृद्धि होती है। तो अगर वर्किंग ग्रुप बड़ा होगा, नॉन वर्किंग ग्रुप छोटा होगा, यानी 0 से 15 और 60 से ऊपर, अगर ये दोनों वर्ग छोटा होगा तो स्वाभाविक है कि जो दूसरा वर्ग है यानी 15 से 60 वो बड़ा होगा। तो ये वर्ग जितना बड़ा होगा, विकास दर उतनी ही ज्यादा होगी। अब हम तीसरे चरण में आते हैं। एक सैचुरेशन फेज तो आता है, स्वाभाविक भी है, आएगा भी। इसमें समूह की औसत आयु और जीवन प्रत्याशा बढ़ जाती है, लोगों की जो आयु है वो बढ़ जाती है। आबादी में 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों की संख्या भी बढ़ जाती है, जो बेसिकली अनप्रोडक्टिव है, और इनके देखभाल का भार दूसरे वर्ग पे आ जाता है। जैसा कि मैंने पहले कहा, अगर सरकार इनकी आवश्यकताओं को, इनकी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए कई तरह की योजनाएं शुरू की है, जो कि एक नॉन रिफंडेबल होता है, अनप्रोडक्टिव एक्सपेंस है वो, लेकिन ये देश की जिम्मेदारी है कि ऐसे वर्ग की जरूरतों को पूरा करे। लेकिन अगर सरकार की तरफ से जरूरतें पूरी की जाती है, उनकी उसकी भी भरपाई दूसरे वर्ग को करना पड़ता है, यानी अप्रत्यक्ष रूप से यह भार दूसरे वर्ग पर ही होता है। अब इससे क्या होगा कि जब उनके ऊपर दबाव बढ़ेगा तो कैपिटल फॉर्मेशन में कमी आएगी, तो विकास दर की गति स्लो डाउन होना स्वाभाविक है, गति कम होगी। विश्व के जो विकसित देश हैं वो आज तीसरे चरण में पहुंच चुके हैं, और जितने भी विकसित देश हैं उनकी विकास दर 2, 3, 4, 5% पर ही अटकी हुई है, जबकि हमारी विकास दर 6, 7, 8 तक हम पहुंच चुके हैं। और इसमें निरंतरता है, ऐसा नहीं कि एक वर्ष हमने 8% की वृद्धि दर हासिल की तो दूसरे वर्ष हम नीचे आ गए। इसमें निरंतरता है, स्थिरता है, लगातार उसी दर से हम विकास कर रहे हैं। तो विश्व के जो विकसित देश हैं वो तीसरे चरण में पहुंच चुके हैं, यानी उन्हें डेमोग्राफिक जनसंख्या के आकार में जो सकारात्मक परिवर्तन आया उसका लाभ उन्हें मिल चुका है, जबकि भारत और चीन अभी दूसरे चरण में, हालांकि चीन भी अब धीरे 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 तीसरे चरण की तरफ पहुंच रहा है, भारत भी तीसरे चरण में जाएगा। लेकिन अभी समय है, अभी वक्त है, जो जनांकीय लाभांश हमें दे रहा है और हम इसका लाभ उठा रहे हैं, और अभी आने वाले 30-40 वर्षों तक भारत को इसका लाभांश मिलेगा और भारत अपनी गति को बनाए रखेगा। इसी के साथ मैं आज का टॉपिक समाप्त कर रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। आपकी जानकारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जनसंख्या में जब परिवर्तन आता है तो उसका अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। आप कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।